Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will study कि if the rate of formation or decomposition of any of the reactant or the product that is given in mass per time. So इसको फोकस करिएगा, यहाँ पर मास पर टाइम की फॉर्म में दिया हुआ है और हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दैट इज इफ इट इज़ रिक्वायर्ड इन मास पर टाइम वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली ओवरऑल ये है कि अगर हमें किसी एक या किसी रिएक्टेंट की, या अगर आप रिएक्टेंट की एग्जांपल ही ले सकते हो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट का हमें मास पर टाइम की फॉर्म में दे रखा है, जो कि पहले हम मोल्स पर लीटर की फॉर्म में, कंसंट्रेशन की फॉर्म में लेते थे, लेकिन अब अगर हमारे पास ग्राम्स या किलोग्राम्स की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, पर टाइम तो रहेगा ही। सो मास पर टाइम की फॉर्म में दे रखा है, तो दूसरे रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो भी हमें उसी यूनिट्स में कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेट्स ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन इन मास पर टाइम। सो मास पर टाइम की फॉर्म में अब हम लेंगे। सो फॉर दिस लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इसको पहले बेसिकली जनरल रिएक्शन लेकर के देखते हैं कि हम इसको कैसे रिलेट करते हैं। सो दिस इज़ अ जनरल रिएक्शन। सो जैसे हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते थे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया दैट हाउ टू राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमने रेट जो लिखा है एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स और ऑल द प्रोडक्ट्स। सो दैट इज़ इन ए जो रिएक्टेंट है उसका हम रेट कैसे लिखेंगे, -1/a जो इसका कोफिशिएंट है वहाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो dA/dt। सो सेम वे फॉर B, C एंड D वी हैव रिटन, ठीक। अब हम कोई भी कोई एक रिएक्टेंट आप चूज़ कर सकते हो, कोई एक प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये और ये चूज़ कर लिया है। सो अदरवाइज़ आप कोई भी दो स्पीशीज़ को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इक्वलाइज़ किया कंसनट्रेशन ऑफ A, चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ A इक्वल टू चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सी। सो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने फ्रैक्शंस में लिख दिया, ठीक। अब एक बात जो है यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज़ कंसनट्रेशन, ठीक। और कंसनट्रेशन हम लेते हैं मोल्स पर लीटर की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना ज़रा, मोल्स पर लीटर, ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास रहता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम उसका जो गिवन वेट होगा उसको डिवाइड करेंगे उसके मोलिकुलर मास से। इफ़ इट इज़ अ मोलिक्यूल, एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और दैट इज़ पर लीटर। सो ये तो रहेगा ही। सो इस फॉर्मूला को जो हमने ये कंसनट्रेशन या यू कैन से मोल्स पर लीटर को, मोल्स को ओपन किया है, तो हमें गिवन क्या है। सो किस में गिवन होगा हमारे पास, मास पर टाइम। सो मास पर टाइम, ठीक। अब देखो मास तो हमारे पास ये आ गया, और ये जो हो गया मोल्स पर लीटर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया गिवन मास, ठीक है। सो कंसंट्रेशन जो है ये, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो सेम वे हमने यहाँ पर क्या किया है, ये गिवन मास इसको ओपन करके, सो इसको मान लीजिए, इसको हम ये कंसंट्रेशन पर मोल को यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं मोलिकुलर मास से, मोलिकुलर मास ऑफ ए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर वैसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया है, तो इसको अब जब इसको डिवाइड कर दिया मोलिकुलर मास ऑफ ए से, तो ये हमारे पास किस टर्म में आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि मोलिकुलर मास उधर ले गए तो ये इधर किस टर्म में रह गया, मास पर टाइम, ठीक। जब तक ये नहीं था, ठीक, तब तक तो ये मोल्स पर लीटर पर टाइम था, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि मोल्स को ओपन करके हमने उसको डिवाइड कर दिया, मोल्स को ओपन किया तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, वहाँ से मास इन टर्म्स ऑफ
ग्राम्स और किलोग्राम्स वो हमने ले लिया, तो मोलिकुलर मास जो है वो टर्म इंटैक्ट रहेगी यहाँ पर। ठीक, अब ये सिर्फ हमने ये कैलकुलेट करना है मास पर टाइम, तो मोलिकुलर मास को यहाँ इधर लेंगे। सो सेम वे इस सी के मोलिकुलर मास से अगर इसको सी को मोलिकुलर मास से इस टर्म को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी मास पर टाइम आ जाएगा। तो इस ऐसे हमने दोनों चीज़ों को इक्वलाइज कर लिया। सो बेसिकली सेम टर्म्स अगर हम यहाँ रखें और मोलिकुलर मासेस को दोनों के मोलिकुलर मासेस से उनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मास पर टाइम। ठीक है, सो मास पर टाइम आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही जैसे पहले एग्जांपल दी मैंने आपको, कोई दो स्पीशीज़ हमने चूज़ करी, यहाँ पर जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस हमने बी और सी चूज़ कर लिया। तो सेम वे ये बी और सी, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी ये किस फॉर्म में है, मोल्स पर लीटर की फॉर्म में। सो अगर हम ये मोलिकुलर मासेस को इंक्लूड कर लेते हैं बी और सी की, तो ये यहाँ क्या रह जाते हैं, मास पर टाइम। तो यहाँ भी क्या रह जाएगा, मास पर टाइम। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 दैट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ठीक है, अब इसका हमने एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिख लिया। सो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ अमोनिया, मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और इन टर्म्स ऑफ अमोनिया लिखा है। सो अगर हम मोलिकुलर मास, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास यहाँ पर डिवीजन होगा। ठीक है, और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसका मोलिकुलर मास भी इससे डिवाइड होगा, तो ये आ गया मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया। सो इस पूरे फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो मास पर टाइम में आ जाएगी। एक तो ये मेथड है, एक तो ऐसे ही मास पर टाइम में निकालने के लिए अल्टरनेटिवली हम क्या मेथड यूज़ करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में देखो 3H2 है विच आर गोइंग टू रिएक्ट विथ N2 टू फॉर्म 2NH3, तो इसी चीज़ को हम इक्वलाइज कर देंगे 3H2 इक्वलेंट टू 2NH3। तो इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लिया, 17 है और इसका 2 है, तो दोनों मासेस को हमने इक्वलाइज कर लिया। सो नेक्स्ट, बाय अप्लाइंग डायरेक्टली दिस फार्मूला, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन which is to be calculated, let us consider upon rate of formation of ammonia which will be given। ठीक, इसको भी कंसिडर करके चल रहे हैं। तो जिसका भी कैलकुलेट करना होगा और जिसका भी गिवन होगा उसको रेशो में ले लेंगे इक्वल टू। ठीक, उसके ऑपोजिट हम जितना भी उस रिएक्शन में उसकी अकॉर्डिंग टू स्टिशियोमेट्रिक रेशो के अकॉर्डिंगली जितना उसका मास कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे और सेम वे दूसरी स्पीशीज़ के मास को कैलकुलेट कर लेंगे। सो दैट विल बी इन ग्राम्स पर टाइम। ठीक, सो दिस वाज द अल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट rate in grams per time. So now let us see one numerical based upon this concept. In the reaction to H2O2 that gives 2H2O plus O2. So this is the reaction. The rate of decomposition of H2O2 is 0.68 kilograms per hour. See देखो यहाँ पर किलोग्राम्स की फॉर्म में दे रखा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर अगेन इन किलोग्राम्स आर। सो सेम वे हमने इस इक्वेशन को देख करके उसका पूरा इसका एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिख लिया इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। अब हमें गिवन क्या है, H2O2 को, H2O2 का गिवन है और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का ही निकालना है। सो लेट्स टेक फर्स्ट ऑक्सीजन। सो कैलकुलेट करते हैं पहले ऑक्सीजन का, इसको इक्वल करें हाइड्रोजन के, तो हम कौन सा एक्सप्रेशन पिक करेंगे, ये दोनों जैसे इक्वल है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर ले ली क्योंकि हाइड्रोजन का हमारे पास यहाँ पर किसका दिया है, H2O2 का गिवन है। ठीक है, सो H2O2 आएगा यहाँ पर H2O2, ठीक है, बिकॉज H2O2 का ही हमारे पास गिवन है। सो H2O2 का ले लिया तो दैट इज़ 0.68 किलोग्राम्स पर आवर। सो वो हमने जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है H2O2 का वो हमने यहाँ पर पुट कर दी उसकी वैल्यू इनटू मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ H2O2। सो सिंस इट इज़ गिवन इन किलोग्राम्स तो मोलिकुलर मासेस को हमने किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। अदरवाइज दिस इज़ वेरी सिंपल, रेस्ट दिस एक्सप्रेशन इज सेम जो कि हम पहले लिखते आए हैं एंड वी कैलकुलेटेड
the rate of appearance of oxygen in terms of kilograms per hour. So same way वाटर का कैलकुलेट करेंगे. सो इसको एक ही का गिवन है H2O2 का, सो इसको इसके इक्वल करेंगे. जैसे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन इसमें एवरेज रेट एक्सप्रेशन में है हमारे पास. ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स ये और हम अपना ये तो अपने पास वाटर ही है. ठीक है, दिस इज़ H2O2, लेकिन यहाँ पर आपका 2 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना. ठीक है, सो दिस इज़, इसको रब कर देती हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है, सो नेक्स्ट हम वाटर का रेट ऑफ अपीयरेंस कैलकुलेट करेंगे सेम बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, और मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ H2O2. ठीक है, सो ये यहाँ पर अप्लाई कर दिया. अगेन इसके जो मोलिकुलर मासेस हैं उनको किलोग्राम्स में चेंज करा, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया. सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर इज़ 0.36 किलोग्राम्स पर आवर. ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मास पर आवर में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करना है. सो दैट तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इनिशियली ये हमारे पास इक्वेशन कैसे आई कि जिसमें हमने इस टर्म को कन्वर्ट किया है मास पर टाइम और मास पर टाइम. ठीक है, सो ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, दोबारा से एक बार बता देती हूँ. सो कंसंट्रेशन दैट इज़ टेकन इन मोल्स पर लीटर. ठीक है, और मोल्स को ओपन कर दिया हमने ग्राम्स पर ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, सो मोल्स पर लीटर में था, तो दिस इज़ द लीटर टर्म जो है वो अभी इंटैक्ट है इसमें. ठीक, ऐसे ही हमने जब इसके मास को इसका ये दोनों टर्म्स को इक्वलाइज किया, तो अब इसको हम ओपन करते हैं. अब ए का लिया तो गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलिकुलर मास, ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स, और लीटर है ये एक्सप्रेशन में. ठीक, और तो हमने लीटर अभी यहीं लिखा है अपॉन dt भी है इस एक्सप्रेशन में. सो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सेम वे हमने सी वाले एक्सप्रेशन को ओपन कर लिया. सो ये लीटर टर्म्स जो है वो कट जाएंगी. मोलिकुलर मास ऑफ ए इधर चला गया जो कि फॉर्मूला में है यहाँ पर. ठीक है, सो हमारे पास इस तरफ क्या रह गया, गिवन मास. ठीक है, या मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स और किलोग्राम्स अपॉन dt. ठीक है, और ये भी उसी टर्म में रह गया. सो और दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए, जो कि यहाँ था, उसको सिंप्लीफाई करके हमने इस तरफ लिख लिया अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सी. सो ऐसे ये दोनों टर्म्स हैं और उनके मोलिकुलर मासेस हैं. ऐसे ही आप कोई भी टर्म्स चूज़ कर सकते हो और उनके मोलिकुलर मासेस को इस फॉर्म में लिख सकते हो. अगर डिवाइड करोगे मोलिकुलर मास उसी स्पीशीज़ का उससे, तो उस तरफ जा कर के वो आप सिंप्लीफाई करके एक यू कैन से कि सिंपल फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हो. तो अब इस यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ग्राम्स रह गए और टाइम. सो दैट्स वाई इट इज़ मास पर टाइम. सो यहाँ भी देखो ग्राम्स रह गया और टाइम रह गया. सो दिस इज द मोलिकुलर मास ओनली. सो दैट इज़ mass upon time. So I hope this concept is very much clear to you. So that's all for this video.